नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन डन की पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो इसको पढ़ने से पहले चलो हम थोड़ा जॉन डन के बारे में जानते हैं। जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1572 में और इनकी जो डेथ हुई थी 1630 में हुई थी। इनकी डेथ के बाद ही जो इनकी ग्रेट पोएम है वो इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी और ज़्यादातर जो पोएम्स हैं इनकी वो 1633 में पब्लिश हुई थी। जब ये 5 साल के थे 1577 में जब ये 5 साल के थे तो इनके पिता की डेथ हो चुकी थी। इसीलिए इनका जो पूरे का पूरा पालन पोषण हुआ है वो इनकी माँ के द्वारा हुआ है। और माँ कौन थी? माँ एक कैथोलिक क्रिश्चियन थी। कैथोलिक क्रिश्चियन होने के कारण इनकी माँ में धर्म के प्रति कट्टरता थी, जिसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं, इसका प्रभाव जॉन डन के ऊपर भी देख सकते हैं। जॉन डन भी धार्मिक व्यू से जो कट्टर था और इनका जो व्यू था वो धार्मिक था। पिता इनके एक लोहे के व्यापारी थे और जिनकी जो डेथ थी 1577 में हो गई थी और तब इनकी जो उम्र थी वो 5 साल की थी। इनकी माँ क्या थी कि इनके पिता की डेथ के बाद जॉन डन को लेकर अपने पिता के पास आ गई थी, जिनका नाम था जॉन हेवुड। जॉन हेवुड के पास जब आई तो जॉन हेवुड की बात भी करें तो जॉन हेवुड तब के फेमस ड्रामाटिस्ट थे। इसीलिए हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव था जो राइटिंग का इनकी का वह जॉन डन के ऊपर पड़ा। जॉन डन ने क्या किया, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड गए। पहले बता चुका हूँ कि धार्मिक कट्टरता थी इनमें भी। धार्मिक कट्टरता कहाँ से आई? इनकी माता से आई। इसीलिए इनमें धार्मिक कट्टरता होने के कारण यह यूनिवर्सिटीज़ में क्या करते थे, जो इनके गुरु थे, लेक्चरर थे, उनके साथ, प्रोफेसर्स के साथ ये भिड़ जाते थे, जिनकी वजह से इनकी जो पढ़ाई थी ये पूरी नहीं कर पाए और इन्होंने यहाँ से कोई भी डिग्री नहीं ली। बिना डिग्री ये यहाँ से वापस आ गए। लेकिन जब ये स्टडी कर रहे थे लंदन के अंदर, तब क्या हुआ, लंदन के अंदर जब ये स्टडी कर रहे थे तो उस समय के अंदर इन्होंने वहाँ की फीमेल्स को देखा, उनकी डिसकंटिन्यूटी देखी, उनकी ब्यूटी देखी और उन्हीं से ही इंस्पायर होकर इन्होंने क्या किया, अपनी जो पोएम थी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार उसको लिखा। जब ये यहाँ से वापस आ गए कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड से, तो 1592 से 1593 में ये लिंकन्स की इन में गए और यहाँ पर आके इन्होंने क्या किया, अपनी लॉ की जो स्टडी थी वो शुरू कर दी। अपनी कानून की पढ़ाई इन्होंने यहीं से शुरू कर दी, लेकिन इन्होंने वहाँ भी पूरी पढ़ाई नहीं की थी। क्यों? क्योंकि 1592 में वहाँ पे गए और 1593 में उसको छोड़कर वापस आ गए थे, बीच में छोड़कर वापस आ गए थे। फिर इन्होंने क्या किया, अब आप खुद देखो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि लंदन जैसे सिटी में रहे, फीमेल की डिसकंटिन्यूटी देखी और देख के इन्होंने क्या किया, वहीं से ही 1593 में उन्हीं चीज़ों से इंस्पायर हुए थे ये तब के समय में और अपनी जो पोइट्री लिखनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले जो इन्होंने अपना वर्क शुरू किया था वह स्टायर से किया था। बता चुका हूँ आपको, स्टायर्स व्यंग्य लिखते थे ये। इन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया और अपनी जो राइटिंग थी वो शुरू कर दी। अब बीच में ये क्या हुआ कि बीच में फिर ये क्या हुआ कि ये एक व्यक्ति था, इगर्टन एडवोकेट था और उसके पास इन्होंने रहकर जाके क्लैरिकल का काम शुरू करना शुरू कर दिया। क्लैरिकल का काम शुरू किया तो वहीं पर उसकी एक भांजी थी एन मूर, उससे इनको प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद ये क्या हुआ, उसको लेकर भाग गया। और जब ये भागने के बाद जो इगर्टन था वो एक पावरफुल आदमी था और उसने इसको जेल भी भिजवा दिया। उसी साल ये जेल से छूट गया। छूटा कैसे? क्योंकि जो एन मूर का फादर था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास पैसे खूब थे और उसने उसको छुड़वा लिया और छुड़वाकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। तो एन मूर की जो पिता थे, इसके ससुर थे, उसके पास इन्होंने रहना शुरू कर दिया और तभी इन्होंने क्या किया, लगभग 7 बच्चों को जन्म दिया एन मूर और किसने, जॉन डन ने।
तो इनके 7 बच्चे पैदा हुए। तो बीच का ये जो टाइम है ना 16-15 तक का, ये टाइम इनका बढ़िया हुआ। जैसे ही ये जेल से वापस आए ना तो इनका टाइम बढ़िया आ गया, क्योंकि उससे पहले का जो समय था वो बहुत बुरा चल रहा था और कोई काम भी नहीं मिल रहा था और पैसा भी इनके पास नहीं आया था। लेकिन तभी इनकी जो ज़िंदगी थी वो ज़्यादा देर तक अच्छी रहने वाली नहीं थी, क्योंकि 1617 में इनकी जो वाइफ थी वो एक्सपायर होगी, और वो भी 7 बच्चों को छोड़कर। अब आप खुद देखें कि एक व्यक्ति जिसकी वाइफ एक्सपायर हो जाए और वो भी 7 बच्चों को छोड़कर, तो वो बंदा भाई राइटर ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। तो राइटर बने हमारे जॉन डन जी, तो वास्तव में ऐसे राइटर बने कि दुनिया इनकी दीवानी हो गई। और सबसे पहले इनके जो लिखे हुए सॉन्ग्स एंड सोनेट पब्लिश्ड हुए 1633 में। 1633 में इनके सॉन्ग्स एंड सोनेट पब्लिश्ड हुए। उसके अंदर टोटल 55 लिरिक्स थे। जिसने पढ़ा, हालांकि इसकी डेथ के बाद पब्लिश्ड हुए, लेकिन जिसने पढ़ा वो जॉन डन ही करने लगा हैं। क्यों? क्योंकि जो कंसीट थी जॉन डन के द्वारा यूज़ की गई वो वास्तव में एक ऐसी चीज़ थी कि लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे थे, उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। ऐसी कंसीट यूज़ की थी। और दूसरा क्या थे, ये मेटाफिजिकल पोइट थे। अब जब हम क्या करते हैं, मेटाफिजिकल पोइट को पढ़ते हैं, तब हम क्या पाते हैं, ये पाते हैं कि ये क्या करते हैं, औरत की आलोचना करते हैं, उसकी बेवफाई के बारे में लिखते हैं। लेकिन जब हमने पढ़ा था पेट्रार्क पोइट को, पेट्रार्क पोइट वो क्या करते थे, पेट्रार्क जो पोइट थे वो औरत की पूजा करते थे, उसको अच्छा मानते थे। तो आप मान लें कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से पेट्रार्क के टाइम से औरत को अच्छा मानता आ रहा था, जॉन डन के टाइम में आके वो घिस गए थे। कहते भाई अब तो कोई ऐसा उठे कि जो औरत की बुराई करे। तो उसमें कौन था फिर? बुराई का कहने का मतलब कि उसके गुणों की बुराई करे। औरत की बुराई नहीं करते थे, वो गुणों की बुराई करते थे उनके की कुछ की। तो अब वो क्या था, उन्होंने तो अब इनकी जो सॉन्ग्स एंड सोनेट पब्लिश्ड हुई, इसी के अंदर ही हमारा जो सॉन्ग है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये भी इसी पोएम के अंदर ही आया था। टोटल 55 लिरिक्स थे, उसमें से कुछ फेमस है जो मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से थे। इसी के बाद ही जो सॉन्ग्स एंड सोनेट के बाद ही जो पोइट था वह क्या हो गया था, लव पोइट बन चुका था। उनके फेमस लिरिक्स थे द एक्सटेसी लिरिक, द फ्ली आपने पढ़ा होगा, पढ़े तो ऊपर वाले भी होंगे, लेकिन फ्ली आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर गया होगा जब आपने इसको एमए में पढ़ा होगा। द गुड मोरो, वैलिडिक्शन फॉर बाइंडिंग मॉर्निंग एंड अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग। तो ये इसके सॉन्ग्स थे जो काफ़ी हिट हुए। और इसके साथ ही जॉन डन के जो 1633 में इस दुनिया से विदाई ले चुके थे, वो 1633 में आकर क्या हुआ, फेमस हो गए। इसके बाद इन्होंने एलजीज लिखी 1519 में। जो इनकी एलजीज लिखी हुई थी वो भी 1633 में ही पब्लिश्ड हुई। और टोटल कितनी थी, 20 एलजीज जो यहाँ पे हमें देखने को मिली। फेमस एलजीज थी जेलसी, द एनाग्राम, चेंज, द परफ्यूम, हिज पिक्चर ऑन हिज मिस्ट्रेस, लव्स प्रोग्रेस, गोइंग टू बेड। तो ये क्या थी, इनकी फेमस एलजीज थी। फिर इन्होंने क्या किया, 1593 से 1598 के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो अपनी राइटिंग की शुरुआत की थी वो स्टायर्स से की थी, तो तब इन्होंने स्टायर्स लिखे थे। वो वर्ड्स लेटर भी इन्होंने लिखे हैं, मैरी सॉन्ग भी लिखे। पहला मैरी सॉन्ग जो इन्होंने लिखा था वो लिखा था वैलेंटाइन डे को, 14 फैब 1613 को इन्होंने पहला वैलेंटाइन डे को 1613 में अपना जो पहला मैरी सॉन्ग लिखा था। और वो मैरिज किसकी थी, प्रिंसेस एलिजाबेथ की थी। और जितने भी इसने मैरी सॉन्ग लिखे हैं वो शायद प्रिंसेस एलिजाबेथ को ही एड्रेस्ड करते हैं। फिर इन्होंने लिखा द प्रोग्रेस ऑफ सोल, ये आपने पढ़ा होगा, 1601 में ये लिखा गया था। होमेज एंड ट्रिब्यूट आपने ऊपर पढ़ा। एलजीज इन्होंने कितनी लिखी थी, एलजीज इन्होंने लिखी थी 20, लेकिन एक बुक और पब्लिश हुई थी होमेज एंड ट्रिब्यूट्स, इसके अंदर 7 एलजीज थी, अलग से ये पब्लिश हुई थी। तो टोटल इनकी 27 एलजीज हमें पढ़ने को मिलती हैं 2 वॉल्यूम के अंदर। इन्होंने एनिवर्सरीज लिखी है, 2 एनिवर्सरीज लिखी हैं। ऊपर जो हम देख चुके हैं ना द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की एनिवर्सरी है। 2 एनिवर्सरीज इन्होंने लिखी हैं, उनमें से एक आप पढ़ चुके हैं द प्रोग्रेस ऑफ सोल। अब हम चलते हैं उस पॉइंट पर जिसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया है, जॉन डन की लाइफ के बारे में पढ़ा है। वो पॉइंट कौन सा है, इनकी पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को पढ़ना। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में ये पब्लिश हुई थी
और ये सॉन्ग है, इनको इंग्लिश में कई सिंगर्स ने गाया भी है, आपको मिल जाएगा कहीं से, कोशिश करना इसको ढूंढने की, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको ये। तो ये जो सॉन्ग था, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लंदन में थे तो तब वहाँ पर इन्होंने जब फीमेल्स को देखा, उनकी ब्यूटी, उनकी डिसकंटिन्यूटी देख के, दोनों को देख के इसने उससे इंस्पायर होके ये जो पोएम थी वो लिखनी शुरू की थी। तो चलो आज हम भी पढ़ लेते हैं कि इस पोएम में उन्होंने क्या लिखा फीमेल के बारे में। पहला जो स्टैंजा है, टोटल इसमें 3 स्टैंजेज हैं। जो पहला स्टैंजाज है उसके अंदर ये एक लाइन ऑफ हाइपरबोल की देता है हमें। हाइपरबोल क्या होता है? एग्जैजरेशन, कि जब किसी बात को एग्जैजरेट करके बताया जाता है तो वो हाइपरबोल कहलाती है। तो यहाँ पे वो सेट ऑफ हाइपरबोल यूज़ कर रहा है। तो कौन कौन से हाइपरबोल है उनको भी हम पढ़ेंगे, कैसे यूज़ कर रहा है वो भी देख रहे हैं हम। पोइट क्या कह रहा है हमसे, कहता गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग or to keep off envy's stinging, and find what wind serves to advance an honest mind। पहला स्टैंजा हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है पोइट हमें यहाँ पर? कहता है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कहता जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ के दिखाओ। देखो एक काम कह रहा है, इम्पॉसिबल टास्क है ये भी हो सकता है कि हम इसको कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल टास्क है या हाइपरबोल है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मैनी इम्पॉसिबल टास्क आर मैंशनड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो देखते हैं हम यहाँ पर कितने वो इम्पॉसिबल टास्क है जो हमें बता रहा है। कहता है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कहता जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ के दिखाओ। रियली इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैच अ फॉलिंग स्टार। कहता गेट विद अ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, गेट मतलब बी गेट मतलब पैदा करना, प्रोड्यूस, है ना। कहता कि क्या तुम मुझे मैंड्रिक की जड़ों से एक बच्चा पैदा करके दिखा सकते हो? अब वो बताओ भी, एक मैंड्रिक रूट, मैंड्रिक पौधे की जड़ों से बच्चा पैदा क्यों करवा रहा है? देखो क्यों करवा रहा है, क्योंकि मैंड्रिक एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें इस तरह से दिखती हैं जैसे कि क्या हो, कोई मानव हो, इस तरह से जड़ें दिखती हैं। कहता है कि उसकी जड़ें वो ह्यूमन बीइंग की तरह दिखती हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है। अगर कहते हो आपकी वो ह्यूमन बीइंग है तो जाओ फिर उसकी जड़ों से मुझे एक बच्चा पैदा करके दिखाओ आप। तो पोइट यहाँ पे भी एक इम्पॉसिबल टास्क बता रहा है। फिर कहता है कि टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और मुझे ये भी बताओ कि तुम कहते हो ना कि जो साल हैं बीत गए वो चले गए, लेकिन गए कहाँ? ये बताओ मुझे कि जितने के जितना बीते हुए साल हैं वो कहाँ जाते हैं, कहाँ चले गए, इसके बारे में मुझे बताओ। कहता है कि और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट। देखो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि जो शैतान है उसके जो पैर हैं वो चीरे हुए हैं, उसी तरह से चीरे हुए हैं जिस तरह से क्या है किसी बकरी का या किसी काऊ का या गॉट का जो पैर है वो चीरा हुआ है, उसी तरह से चीरे हुए हैं। लेकिन ये चीरा किसने है ये बताओ तुम्हें, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते। तो फिर कहता चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो आप ये चीज़ मुझे बता दो कि जो मरमेड का सिंगिंग होती है, जो मरमेड का गीत होता है वो कैसा होता है। तो अब मरमेड का सिंगिंग ये भी सुनना इम्पॉसिबल है। मरमेड क्या है? एक प्रकार की फ़िश है जो आदि फ़िश है और आदि ह्यूमन बीइंग है। आदि वो क्या है? औरत है। तो ऐसी फ़िश का गीत अगर आपने सुना है तो मुझे बता दो, मुझे बताओ भी वो गीत कैसा होता है। कहता सुना तो मैंने ऐसा बहुत सुना है कि उसका गीत बहुत सुंदर होता है, लेकिन ये नहीं सुना कि उसने गीत गाया कब है। फिर आगे कहता है कि और कीप ऑफ एनवीज थिंकिंग, क्या मुझे ये भी बता सकते हो कि जो अगर किसी को नफ़रत का दंश लगा हो उस वो नफ़रत के दंश से कैसे बच सकता है? मुझे क्या तुम ऐसा बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो चलो कोई बात नहीं, फिर ये बताओ एंड फाइंड व्हाट वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। कहता चलो फिर ये बताओ, ये ढूंढ के बताओ मुझे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, व्हाट वाइंड, ऐसी क्या चीज़ है, क्या कारण है, वाइंड का मतलब रीज़न, कि ऐसा कौन सा कारण है
जिसकी वजह से एक व्यक्ति अगर ईमानदार है तो वो हमेशा ईमानदार बना रहे। कोई ऐसा कारण बता दो मुझे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी लगातार अपनी ऑनेस्टी पे नहीं बन सकता। कभी ना कभी वो झूठ भी बोल सकता है और कभी ना कभी वो धोखा भी दे सकता है, चाहे किसी को दे चाहे खुद को दे। तो कहता कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसकी वजह से कोई आदमी है वो हमेशा क्या रहे, वफादार बना रहे। अब यहाँ पे एक मैंड्रिक रूट का वर्णन किया था हमने, यहाँ पे बात की थी। तो मैंड्रिक एक ऐसी, सॉरी मैंड्रिक रूट नहीं, डेविल्स फूट, डेविल्स फूट के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो डेविल्स फूट, एक तो जो डेविल है उसके जो फूट हैं वो भी चीरे हुए होते हैं। एक ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक देवता है भाई, पैन, एक पैन जो देवता है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, उसके भी जो पैर हैं वो चीरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है वह सिर्फ डेविल्स के फूट की ही बात की जा रही है। अब ये जो 27 लाइन थी, इसके अंदर पोइट ने क्या किया है, हमें कुछ इम्पॉसिबल टास्क्स दिए हैं, जैसे ये जाओ टूटते तारे को पकड़ना, मैंड्रिक की जड़ों से बच्चा पैदा करना, पिछले साल जो कहाँ, बीते हुए साल कहाँ जाते हैं उसके बारे में बताओ। 3 हो गए, ये 4 और ये 5 और ये 6 और यहाँ पे 7, टोटल जो 7 इम्पॉसिबल टास्क्स हैं इस 9 लाइन्स के अंदर वो हमें बता रहा है। तो आगे के पैरे की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि इफ़ यू बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, थिंग्स इनविजिबल टू सी, राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स टिल ए स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, दो when thou returns will tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair। तो अब आप यहाँ पे सुने इस स्टैंजा के अंदर, कहता है कि इफ़ यू बीस्ट, कहता है कि तुम व्यक्ति, बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, अगर जन्म से ही ऐसे पैदा हुए हो कि तुम्हारी जो नज़रें हैं वो ऐसी हैं कि जो विचित्र चीज़ों को भी देख सकती हैं। कहता कि जन्म से अगर तुम ऐसी विचित्र नज़रों से पैदा हुए हो कि जो क्या कर सकती हैं तुम्हारी आँखें, थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीज़ों को भी देख सकती हैं जो चीज़ें देखने में कैसी हैं, इनविजिबल हैं। तो जाओ फिर क्या करो भाई, कहता कि आप, अगर आपकी नज़रें ऐसी हैं कि आप क्या कर सकते हो, अदृश्य चीज़ों को भी देख सकते हो और जन्म से ही आपको ऐसी नज़रें मिली हुई हैं, तो फिर वो हमें कहता है, कहता जाओ राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स टिल ए स्नो वाइट हेयर ऑन दी, कहता जाओ फिर 10,000 रातें और 10,000 दिन, यहाँ पे भी वो एग्जैजरेट कर रहा है बात को, देखो भाई, कहता है कि 10,000 रातें और 10,000 दिन तक तुम एक घोड़े पर सवारी करके इस दुनिया में निकलो, जाओ और क्या करो, ऐसी चीज़ों को देखो जो वास्तव में इनविजिबल हैं, जिनको तुम देख नहीं सकते, उन सब चीज़ों को इस दुनिया में देखो, जाओ यहाँ से और फिर वापस आओ। और वापस आके क्या करना, वापस आकर यू वैन दो रिटर्न्स विल टेल मी, और जब तुम वापस आ जाओ तो फिर मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर दैट बिफेल दी, मुझे बताना वो सब विचित्र चीज़ें, वो सब आश्चर्यजनक चीज़ें, जो चीज़ें तुमने इस दुनिया के अंदर देखी अपनी नज़रों से, वो सब चीज़ें बताना मुझे, जो अदृश्य चीज़ें आपने देखी। एंड स्वेयर नो वेयर, लेकिन कसम खा के कहता हूँ, तुमने अदृश्य चीज़ों को देखा, विचित्र चीज़ों को देखा, आश्चर्यजनक चीज़ों को देखा, लेकिन कसम खाता हूँ नो वेयर, कहीं भी ऐसी औरत को नहीं देखा जो सुंदर भी थी और वफादार भी थी। यहाँ पे देखो बात कर रहा है कि एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कहता ऐसी औरत को नहीं देखा जो वफादार भी थी और सुंदर भी थी, ऐसा नहीं देखा होगा अपनी अपनी विचित्र नज़रों से। कहता लेकिन फिर भी इफ़ यू फाउंड वन लेट मी नो such a pilgrimage were sweet, yet do not, I would not go, though a next door we might meet, though she were true when you met her, and last till you write your letter, yet she will be false before I come 2 or 3। देखो भाई, ये तो काफ़ी परेशान है औरतों से भाई, मेरे को लग रहा है पूरी तरह से ही। क्या कह रहा है, इफ़ यू फाइंड एस्ट वन लेट बी नो,
कहता कि तुमने अगर एक औरत ढूंढ भी ली कोई ऐसी, तो मुझे बता भी देते हो कि वो औरत वास्तव में सुंदर भी थी और वफादार भी थी। सच अ पिलग्रिम्स वर स्वीट। अरे फिर तो उसको देखने जाना मेरे लिए क्या होगा, एक तीर्थ यात्रा होगी, और ऐसी तीर्थ यात्रा जो बड़ी प्यारी होगी मेरे लिए। मैं तो जाऊंगा उसको देखने के लिए। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, क्योंकि डू नॉट आई वुड नॉट गो दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। कहता कि हाँ, जब तक मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, जब तक उस तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, और जब तक हम उसके पास जाने के लिए पहुँचेंगे, देखो मेरे जाने और न जाने के समय के बीच के अंदर ही क्या होगा, क्या होगा उस समय के बीच में वो हो सकता है कि औरत वफादार रही होगी, कि मेरे जाने और ना जाने के समय के बीच में औरत क्या होगी, उस बीच के समय के अंदर वो औरत वफादार होगी। दो शी वर ट्रू व्हेन यू वन मेट हर, हो सकता है कि वो तब भी वफादार रही होगी जब तुम उससे मिले होगे, हो सकता है कि वो तब भी वफादार रही होगी जब तुमसे मिले होगे। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और तब तक वो वफादार रही होगी जब तक तुम उसे अपना एक पत्र लिखोगे उसकी वफादारी को चेक करने के लिए। येट शी विल बी फॉल्स, और जब तक तुम्हारा उसके तक पत्र पहुंचेगा तब तक वो क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, तब तक उसमें वो जो वफादारी है वो नहीं रहेगी। फॉल्स बिफोर आई कम 2 or 3, और जब तक मैं उस तक पहुंचूंगा या तुम तब तक अपना पत्र लिखोगे, तब तक वो क्या होगा, किसी दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति तक अपना प्रेम है जता चुकी होगी। तो भाई ये था गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इसकी पहली लाइन है जो इसका क्या रख रखा है इन्होंने, जो इसकी हेडिंग रख रखी है। पोएम अच्छी है, अच्छी लगी तो ज़रूर बताना, और इस पोएम के अंदर आपको कुछ लगा कि कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो भी उसका लाभ ले सकें। हो सकता है कि वीडियो बनाते टाइम कुछ बातें ध्यान में नहीं रहती और कुछ बातें ध्यान में आ जाती हैं, फिर भी कोशिश की है कि मैं इसकी जो संबंधित सारी बातें वो कवर कर चुकूँ। लेकिन फिर भी आपने अगर लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट रह गया तो प्लीज़ राइट दोज थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स विद यू दैट आई वांट शेयर, please subscribe my channel because I have started my channel newly. I built it is not a new channel, it is built some years ago, but I started teaching in these days, so it is just your appreciations. If you like my video, please share it and say to your friend to subscribe my channel. It will be your contribution in my success. If I will be in future, I will be success in future, so it will be only by your contribution. So please subscribe my channel, share my videos, and tell to your friends to subscribe and like and to comment positively in the comment box. So that's why we will be increase very soon. So it was the last. So thank you friends, carry on watching.